हाँ जी। नमस्कार भाई सभी को। कैसे हो सभी? उम्मीद है सब स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए और अच्छे से चल रही होगी आप सभी की पढ़ाई भी। एग्जाम आने वाले ही हैं अभी सीईटी के एग्जाम ज़्यादा समय नहीं बचा है, लगभग आपके पास 1 से 1.5 महीना है। तो उसी 1 से 1.5 महीने में हमने पूरा अपना सिलेबस करना है, रिवीजन भी करना है और आपको अच्छे से तैयारी भी करनी है ताकि आप इस एग्जाम को अच्छे अंकों से पास कर लें। ठीक है, चलो हमारा पिछला टॉपिक कौन सा हो गया था? तो संधि हो चुका था। आज हमने एक हल्का सा टॉपिक शुरू किया है, संज्ञा। ठीक है, बच्चे बोलते हैं कि सर पहले समास करा दो। नहीं, समास करेंगे पर समास से पहले कुछ ऐसे टॉपिक कर लें जो थोड़ा जरूरी है समास के लिए। ठीक है, तो आज करते हैं हम संज्ञा। तो मैंने कुछ चीजें लिख दी है तो शुरू करते हैं। पहली लाइन मैंने लिखी हुई है कि संज्ञा एक विकारी शब्द है। क्या है? संज्ञा एक विकारी शब्द है। क्या होता है विकारी और अविकारी? दो शब्द होते हैं, एक होते हैं विकारी, एक होता है अविकारी। विकार होता है, एक शब्द होता है विकार। विकार मतलब बदलना। तो जो बदल गया वो विकारी, जो नहीं बदला वह अविकारी। सर कैसे नहीं बदला? तो मैं लिखूं कि लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर बदलने वाले शब्द। क्या है? लिंग, वचन, काल व कारक के आधार पर बदलने वाले शब्द क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। कैसे? कि अगर मैं लिखूं लड़का, लड़का एक संज्ञा है, हमें पता है, अब इसको बदल दो। लिंग के आधार पर बदले तो लड़की बना सकता हूं मैं इसको। वचन के आधार पर बदले तो लड़के बना सकते हैं। अर्थात जिन शब्दों को हम बदल दें वह क्या है? विकारी है। अब विकारी आपके होते कौन कौन से हैं? तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये क्या है? आपके विकारी शब्द है। अब अगला क्या है? अविकारी। तो जो नहीं बदलते, नहीं बदलते, ये होता है अव्यय। अव्यय जो है आपके नहीं बदलते। अगर मैं लिख दूं, यही लिख दूं, तो मैं अगर लिख दूं क्या लिखें? अगर मैं लिखूं आज, इस शब्द को नहीं बदल सकते आप। नहीं, एक मिनट रुकना भाई। क्या नहीं कर सकते? इस शब्द को बदल नहीं सकते। इसका लिंग नहीं बदल सकते, इसका वचन नहीं बदल सकते, इसका काल नहीं बदल सकते। ये शब्द ऐसा ही रहेगा। अब बोलोगे कि सर कल लिख सकते हैं, वो कल एक अलग शब्द आ गया। इस शब्द को नहीं बदल सकते आप। तो ये क्या है? अव्यय होते हैं। ये थोड़ी सी जानकारी थी ताकि आपको थोड़ा समझ आ जाए कि विकारी क्या होते हैं और अविकारी क्या होते हैं। और ध्यान रहे, संज्ञा क्या है? एक विकारी शब्द है। संज्ञा क्या है? एक विकारी शब्द है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो थोड़ा सा, या उतार लो। एक स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ताकि मैं इसको मिटा दूंगी। लो स्क्रीनशॉट ले दी, ले लिया। चलो इसको करते हैं साफ और हम करते हैं अपनी संज्ञा शब्द शुरू। तो परिभाषा क्या है संज्ञा की? हमने सबने पढ़ी हुई है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, जयपुर, रोना, हंसना, ये सब संज्ञा है। क्या लिखा है? कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, जाति आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। प्राणी में लिखे तो हम घोड़ा लिख सकता हूं, राम लिख सकता हूं, लक्ष्मण लिख सकता हूं। वस्तु तो मार्कर, बोर्ड, मोबाइल, कैमरा। स्थान जयपुर, भारत, हिंदुस्तान। भाव रोना, हंसना, खेलना, रोना, हंसना या गुस्सा करना। जाति तो लड़का, पुरुष, हाथी। ठीक है, ये सब जाति आ गई। अब इनका नाम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब बोलोगे कि सर हाथी कैसे? हाथी एक जाति है ना। अगर मैं एक स्पेसिफिक हाथी का नाम लूं, कि मैं बोलूं कि मान सिंह के हाथी का नाम क्या था, तो मर्दाना हाथी। मर्दाना ही था ना, थोड़ा चेक कर लेना भाई, मुझे इतिहास का तो थोड़ा नॉलेज नहीं है, पर फिर भी अगर बोलूं कि मर्दाना हाथी, तो एक हाथी का एक नाम था। गजमुख बोलते हैं हम कि गज
हाथी का एक नाम आएगा आगे कि हाँ इसका ये नाम है, जैसे घोड़ा नाम होता है, घोड़ा जाति आगे। अगर बोलूं चेतक तो एक ही था, अर्थात घोड़ा एक जाति है, और अगर मैं बोलूं चेतक तो वह एक प्राणी में चला जाएगा। ठीक है। अब भेद आपको पता है, संज्ञा के भेद या प्रकार कितने होते हैं? तो 3 होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। ये भी आपको पता है, इसमें समझाने वाला कुछ है ही नहीं, शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं तो हमें इस चीज की तो नॉलेज है। अब हमने इसको ना डिटेल से पढ़ेंगे कि व्यक्तिवाचक में क्या, हम पहले शुरू क्या करते थे कि ये लिख देते हैं कि राम, जयपुर, घोड़ा, हाथी, ये सब जातिवाचक में है, पर नहीं, हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे कि कौन कौन से नाम है जो क्या आते हैं, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। एक मिनट रुको भी, आप थोड़ा समय। ठीक है, हम थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? वे संज्ञा शब्द जिससे किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान के नाम का बोध हो, कि किसी एक का बोध हो। क्या हो? एक का बोध, कि वह चीज एक ही हो, किसी एक चीज का बोध होगा। वह क्या होगा? कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान पर एक होना चाहिए का बोध हो, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे अब मैं लिखूं व्यक्तियों के नाम, तो मैं लिख दूं राम, रवि, और क्या लिखें? कविता, लक्ष्मी। अर्थात ये एक है। अगर मैं बोलूं कि रवि इधर आओ, तो मैं एक को ही बुला रहा हूं, मैं सबको नहीं बुला रहा हूं, अर्थात एक हो, वह क्या होगा? व्यक्तिवाचक। देशों के नाम मैं लिख सकता हूं भारत, नेपाल, भूटान। देश तो एक ही होंगे, देश का नाम भी एक ही होगा। और क्या लिखूं? नदियों के नाम मैं लिख सकता हूं यहां पर चंबल, गंगा, माही। ठीक है, नदियों के नाम भी क्या, नदी एक ही होती है, चंबल एक ही है, गंगा एक ही है, माही नदी एक ही है, तो ये सब नदियों के नाम आ गए। शहरों के नाम अगर हम करें तो क्या कर सकते हैं? श्री गंगानगर एक ही है भी, जयपुर, लखनऊ एक ही है, तो एक का बोध हो जाएगा। अगला क्या है? धार्मिक ग्रंथों के नाम। धार्मिक ग्रंथ कौन से हैं? जैसे रामायण, महाभारत, गीता। तो धार्मिक ग्रंथ है और एक एक ही है, धार्मिक ग्रंथों के नाम किसमें आगे? व्यक्तिवाचक में। अगला करें दिशाओं के नाम। यह भी आपको पता होगा कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, तो दिशाओं के नाम होंगे वो क्या किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक में आएंगे। अगला पर्वतों के नाम, तो मैं लिख सकता हूं यहां पर हिमालय है, कंचनजंगा, केटू। तो ये क्या है? पर्वत है, और पर्वत क्या है? एक ही है। ऐसे नहीं कि 3-4 पर्वत हैं, एक ही है। दिनों के नाम, दिनों के नाम कौन से आएंगे? अगला क्या है? दिनों के नाम तो सोमवार, मंगलवार। आप कर सकते हो, ज्यादा लिखने की जरूरत ही नहीं है, आपको समझ आ जाएगा। अगला क्या है? महीनों के नाम, तो वही जनवरी, मार्च, या हम हिंदी में करें तो चैत्र, श्रावण। ये सब क्या आएंगे? महीनों के नाम आ जाएंगे। त्योहारों के नाम, तो त्योहारों के नाम भी होली, ईद, क्रिसमस। ये सब क्या आ जाएंगे? त्योहारों के नाम। अब होली एक ही आती है, ईद भी है, क्रिसमस भी है, ये एक ही होते हैं। ठीक है। अगला क्या है? धार्मिक ग्रंथों का। अरे हमने यहां लिख दी क्या? ये 2 बार ऐड हो गए ना, चलो ये मिटा देते हैं, धार्मिक ग्रंथ 2 बार ऐड हो गए। ठीक है। अगला क्या है? ग्रह नक्षत्रों के नाम। ग्रह नक्षत्र कौन कौन से? जैसे मंगल, शनि, पृथ्वी। तो ग्रह नक्षत्रों के नाम। स्थानों के नाम, ये थोड़ा आता है कि स्थानों के नाम जाति में भी आते हैं, व्यक्ति में भी आते हैं।
अगर मैं लिखूं स्थानों के नाम में कि रामलीला मैदान, रामलीला मैदान, गोल बाजार, चांदनी चौक, तो ये स्थान है, ये एक ही होगा। चांदनी चौक एक ही है ना दिल्ली में, रामलीला मैदान बांध ठीक है हर शहर में होता है, पर होता तो एक ही है। गोल बाजार एक ही होता है लगभग। ठीक है, अगला क्या है, जानवरों के नाम। यहां देखो, अगर मैं लिख दूं ना घोड़ा, तो यह जाति में आएगा। अगर मैं लिखूं चेतक, तो है तो घोड़ा पर एक है। अगर मैं लिखूं मछली, अब बच्चों के दिमाग में सर मछली भी तो होती है, नहीं, ये मछली एक बाघिन का नाम था। किसका नाम था? बाघिन का नाम था। क्या था? बाघिन का नाम था मछली। आप देखना भी सरिस्का के अभयारण्य में पाई जाती थी इस मछली का, मछली इसका नाम था बाघिन का। ठीक है, वस्तुओं के नाम। अब देखो वस्तु अगर मैं लिख दूं कि साबुन, तो साबुन इसमें सारी आ गई, सारी साबुन इसमें आ गई, तो अर्थात ये जाति हो गई। पर अगर मैं लिखूं डेटॉल साबुन, डेटॉल, तो ये क्या है? साबुन है पर अलग है। और क्या लिखूं? अगर मैं लिखूं कि पंखा लिखूं, तो सारे आगे, पर मैं लिखूं उषा का पंखा, कंपनी होती है अर्थात इसका अलग है, ये सभी पंखों से अलग है, एक है। तो वस्तुओं के नाम बहुत सारे हो सकते हैं भी, सेलो का पेन हो गया, मोटरोला का फोन हो गया, एप्पल का फोन हो गया, ये अलग आएंगे। समाचार पत्रों के नाम, ये तो आपको पता ही होंगे भी, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, ये आप कर सकते हो भी, आपको पता होगा, आप समाचार पत्रों के लिख सकते हो। ऐतिहासिक युद्धों के नाम, युद्ध कौन कौन से? ऐतिहासिक युद्ध एक ही होते हैं, जैसे हम लिखे प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध, या हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, ये एक ही होते हैं ना। तो क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक युद्धों के नाम भी इसमें आ जाएंगे। ठीक है, एक दो चीजें और ऐड कर सकते हैं जिसमें हम, जैसे अगर मैं ऐड करना चाहूं इसमें, आपदा या विपदा का नाम। तो अगर आपको पता हो तो तूफान आते हैं ना, तूफान आते हैं या कुछ भी, तो उनके नाम होते हैं। जैसे हम एक ही नाम देता हूं, आपको पता चल जाएगा, कोविड 19 विपदा थी, नाम था इसका, एक महामारी फैली थी, उसका नाम था। हमने सीधा नहीं बोलते कि महामारी तो सारी इसमें आ जाएगी, पर एक नाम लिख दो, कोविड 19। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया आपके, ये सब नाम, इसमें और आप ऐड कर लेना इसमें, पर ये सब नाम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मैंने आपको पूरा विस्तार से बताया है ताकि कोई भी नाम आपसे छूट ना जाए। इससे रिलेटेड कोई भी आपको नाम है तो आप आसानी से उसको बता सकते हैं कि यह क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, इसका लो आप स्क्रीनशॉट, फिर करते हैं हम जातिवाचक संज्ञा। लो स्क्रीनशॉट इसका से जल्दी जल्दी। हाँ जी, हो गया स्क्रीनशॉट। चलो अगला है जातिवाचक संज्ञा। देखो, वे संज्ञा शब्द जो किसी एक जाति के अंतर्गत, क्या लिखा है? एक जाति के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों के नाम का बोध कराए। जैसे अगर मैं, एक तो आपके दिमाग में अगर जाति शब्द जो आ रहा है वो निकालो। जाति मतलब बहुत सारी चीजों का एक समूह बोल सकते हैं। अगर मैं लड़का बोलूं ना, तो लड़का एक जाति है, दुनिया के अंदर जितने भी लड़के हैं वह इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अगर मैं पुरुष बोल लूं, अगर मैं कोई जानवर का नाम लूं, जैसे मैं अगर चिड़िया बोलूं, तो दुनिया की सारी चिड़ियाएं उसके अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है, अर्थात क्या है कि वे संज्ञा शब्द जो किसी एक, हाँ, किसी एक जाति के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों के नाम का बोध कराए, वह क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। अब देखो इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, जैसे मनुष्यों की जाति, मनुष्य क्या जाति होती है? जैसे लड़का, आदमी, स्त्री, ठीक है, और बच्चा। तो यह सब क्या है? मनुष्यों की जाति है। अगला है पशुओं की जाति, तो जैसे घोड़ा,
गाय, हाथी, ये सब क्या है? पशुओं की जाति है, पशु सारे इसके अंतर्गत आ गए। पक्षियों की तो चिड़िया, कौवा, तोता, यह सब क्या आ गए? पक्षियों के अंतर्गत आ गए। वस्तुओं की जाति तो मेज, पंखा, कुर्सी, यह सब क्या होंगे? वस्तु। अब कुर्सी तो कुर्सी सारी आ गई ना इसके अंदर, जितनी भी कुर्सियां हैं सारी कुर्सियां आ गई, ठीक है। मेज या पंखा तो सारे इसी में आ गए, ठीक है। पदों के नाम जैसे अध्यापक, ठीक है, मुख्यमंत्री, या फिर तहसीलदार, तो यह पद है। इन पदों के नाम भी किसमें आ गए? जातिवाचक संज्ञा में, ठीक है। शारीरिक अंगों के नाम तो हाथ, पैर, नाक। अब ऐसे तो है नहीं ना कि मेरे जो नाक है इसका कुछ अलग नाम है, किसी और का कुछ उसका कुछ अलग नाम है, सबके एक ही नाम है ना। बस संबंधों के नाम या संबंध के नाम तो जैसे पिता, माता, बहन, भाई, इसमें चाचा, ताया, मामा, फूफा सारे इसी में आ जाएंगे। अगर हमारे माँ का कोई माँ का भाई है उसको मामा ही बोलेंगे। अब उसको हर कोई मामा ही बोलता है ना, उसको कोई अलग नाम थोड़ी बोलता है। तो वह क्या होंगे? संबंधों के नाम हो गए। स्थानों के नाम अगर करें तो हम, जैसे नदी, नदी एक स्थान है। पहाड़, झरना, पर्वत, तो यह हो गए स्थानों के नाम। और प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखें, जैसे ज्वालामुखी, बाढ़, तूफान, तो यह सब क्या आ गए? बाढ़ होता है ना, बाढ़ नहीं होता। यह सब क्या आ गए? प्राकृतिक आपदाओं के नाम आ गए। बस इतने से ही है। इसके अंतर्गत आने वाले सारे नाम क्या होंगे? आपके जातिवाचक संज्ञा होंगे। कर लोगे? अगला क्या है? जातिवाचक संज्ञा के दो प्रकार होते हैं, इसमें हमने डिवाइड किया है। दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से? समुदायवाचक या समूहवाचक, या फिर द्रव्यवाचक। हमने समूहवाचक या द्रव्यवाचक के आधार पर जातिवाचक संज्ञा को आगे दो भागों में और बांट दिया। कौन से? समुदाय या समूहवाचक, या फिर द्रव्यवाचक। चलो, समुदाय या समूहवाचक क्या बोलता है कि जिन संज्ञा शब्दों से वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध हो, या तो वस्तुओं का समूह होगा या प्राणियों का समूह होगा, उसके समूह का बोध हो। अब जैसे व्यक्तियों का समूह क्या होगा? मैं बोल सकता हूं कि परिवार, समूह में रहते व्यक्ति, कक्षा, संघ। तो यहां व्यक्ति क्या होते हैं? समूह में होते हैं। अगला वस्तुओं का समूह है, जैसे ढेर, गुच्छा। वस्तु है वो ढेर में रहेगी, गुच्छे में रहेगी। अगला क्या है? जानवरों का समूह है, तो झुंड, टोली। जानवर ऐसे रहते हैं झुंड में या टोली में, ठीक है। तो ये हो गए समुदायवाचक या समूहवाचक। अगला क्या है? द्रव्यवाचक। इन संज्ञा शब्दों से, देखो, इन संज्ञा शब्दों से उस द्रव्य पदार्थ का बोध होता है जिन्हें मापा या तोला जा सकता है परंतु गिना नहीं जा सकता। इनका बोध होता है वे द्रव्य पदार्थ जिनको या तो हम माप सकते हैं या तोल सकते हैं पर गिन नहीं सकते, ठीक है। जैसे धातुओं या खनिजों के नाम। धातु या खनिज, एक मिनट रुको भी आप। ठीक है, क्या होगा? धातु या खनिजों के नाम, जैसे मैं लिखूं लोहा, सोना, चांदी। तो इन्हें हम मापते या तोलते हैं, गिनते थोड़ी है कि एक सोना, दो सोना, नहीं, 1 किलो, 1 ग्राम, 10 ग्राम, ठीक है। पदार्थों के नाम तो गुड़, शक्कर, या फिर चीनी। शक्कर और चीनी अलग अलग होते हैं, भी शक्कर एक तो ये होती है, गुड़ से बनी शक्कर होती है, ठीक है। तो मान लो सीधा पदार्थ है, ये पदार्थ है। अगला द्रव्य पदार्थ, तो इसमें दूध, पानी, घी, ये सब क्या हो गए? द्रव्य पदार्थों के नाम हो। बस इतना सही है। ये आपकी हो गई जातिवाचक संज्ञा। इसको मैंने अच्छे से विस्तार से बताया आपको, तो इसका लो आप स्क्रीनशॉट फिर करते हैं आगे। लो स्क्रीनशॉट।
हाँ जी, हो गया स्क्रीनशॉट। चलो अब करते हैं आगे। अगला क्या है हमारा तीसरा प्रकार है भाववाचक संज्ञा। भाव आप समझ सकते हो, भाव क्या है, जो दिखाई नहीं देते, जो हमारे मन में होते हैं, आंतरिक विचारों को हम भाव कह सकते हैं। ठीक है, तो किसी भाव, गुण, दशा, अवस्था आदि का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। अर्थात मेरे आंतरिक जो भाव है उनका जो बोध करवाएंगे वह शब्द कौन से होते हैं, भाववाचक। अब जो भाव होते हैं ना वह बोल के जाहिर नहीं किए जा सकते। क्या होता है, वह बोला नहीं जाता, वह हमारे चेहरे पे दिखते हैं। क्या होता है, दिखता है, या हमारे स्वभाव में दिखता है, हमारी अवस्था में दिखता है। उसे कभी भी मैं महसूस करवा सकता हूं पर किसी को बोलकर बता नहीं सकता। अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो मेरा चेहरा देख के किसी को महसूस हो सकता है कि इसको गुस्सा आ रहा है। अगर मुझे किसी से घृणा है तो वह महसूस कर सकता है, मैं उसे बोल नहीं सकता या बोलकर जाहिर नहीं कर सकता। वह केवल देखकर आप महसूस कर सकते हो। वह क्या होते हैं, भाववाचक संज्ञा शब्द होते हैं। ठीक है, यह दो प्रकार से बनते हैं। कैसे, एक तो रूढ़ शब्द है, एक तो है रूढ़, एक है यौगिक। रूढ़ मतलब जो अपने अर्थ में रूढ़ हो चुके हैं। हम उन शब्दों के लिए उन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे वे शब्द जो किसी बिना किसी व्याकरण इकाई से निर्मित होते हैं, वह कौन से हैं, रूढ़। अर्थात देखो, दया, क्रोध, घृणा, मोह, प्रेम, उमंग, लोभ, ये सब शब्द है ना, ये मतलब क्या है, अपने अर्थ में पक्के हो चुके हैं। अगर मैं लोभ बोलूंगा ना, आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली इसका अर्थ पता चल जाएगा। दया हो गया, क्रोध हो गया। अब मैं अगर क्रोध बोल रहा हूं तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ यह है गुस्सा। मतलब आपको एक अर्थ पता चल जाएगा एक शब्द बोलने से, अर्थात वह अपने शब्दों अर्थ में रूढ़ हो चुके हैं। दूसरा है यौगिक शब्द। विभिन्न प्रत्ययों के योग से बने शब्द, मतलब प्रत्ययों के योग से हमने शब्दों का निर्माण कर लिया। शब्द है, उसके अंत में प्रत्यय लगाया, उससे हमने निर्माण कर लिया। यह 5 प्रकार से बनते हैं। कितने प्रकार से, 5 प्रकार से बने होते हैं। कौन कौन से, एक तो है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा शब्द। दूसरा है सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द, विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द, क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द, और अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द। ये 5 प्रकार से हम क्या करते हैं, शब्दों को बनाते हैं। तो पहला क्या है, जातिवाचक संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा शब्द। अर्थात हमने जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण कर लिया। कैसे, एक शब्द ने लिख दिया आपको जातिवाचक संज्ञा, शब्द भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा के शब्द मैंने लिख दिए हैं, भाववाचक हम लिखते हैं। जैसे डकैत है, डकैत एक जाति है, दुनिया के सारे डकैत इसी में आएंगे। पर अगर मैं भाव बनाऊं इसका तो मैं करूंगा डकैती। डकैती एक भाव है, मनुष्य, पर मनुष्यता एक भाव है। इसका मैं करूं मानव, मानव तो मानवता भाव है ना, मानव तो एक जाति हो गई, पूरी ही पूरी मानव जाति हो गई। पर अगर मानवता बोलूं तो वह एक भाव जाएगा। वैसे ही मनुष्य एक जाति है पर मनुष्यता एक भाव है। नौकर, तो नौकर का भाव शब्द है नौकरी। वकील का वकालत, शिशु का शैशव, शिशु का शैशव, दास का दासता, चोर का, तो चोर तो जाति आ गई, सारे चोर इसमें है, पर चोरी भाव है। मित्र का मित्रता, शत्रु का शत्रुता, और भक्त का भक्ति। अर्थात जाति से हमने भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण किया है, जिसमें डकैत शब्द है, मनुष्य है, नौकर है, वकील है, शिशु है, दास है, चोर है, मित्र है, शत्रु है या भक्त है। यह सब क्या है, जाति है, जातिवाचक संज्ञा शब्दों में ले सकते हैं। इनसे हमने बनाया क्या है, तो डकैत से डकैती, मनुष्य से मनुष्यता, नौकर से नौकरी, वकील से वकालत, शिशु से शैशव, दास से दासता, चोर से चोरी, मित्र से मित्रता, शत्रु से शत्रुता और भक्त से भक्ति। अर्थात हमने जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण कर लिया। अगला है सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण। अब देखो, जैसे सर्वनाम शब्द क्या है, सर्व, तो किसका हो गया, सर्वस्व। ठीक है, अपना, अपना क्या है, सर्वनाम शब्द है, पर मैं लिखूं अपनापन, भाव है। पराया, तो परायापन। स्व, तो स्वतव। निज का निजतव। मम का ममता या ममतव।
अर्थात ये क्या हो गए, भाव हो गए। अगला है विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण। तो विशेषण और भाववाचक संज्ञा शब्द, अच्छा ये पता क्या है आपको, अभी समझ नहीं आएंगे, पर जब हम सर्वनाम कर लेंगे ना, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय जब हम कर लेंगे तो एक बार इन शब्दों को इस क्लास को एक बार और देख लेना, ज्यादा लंबी क्लास होगी नहीं, आधे घंटे की क्लास है, एक बार इसको और देख लोगे ना तब आपको और अच्छे से समझ आ जाएंगे। जैसे लाल विशेषण शब्द है तो इसको हम क्या बनाएंगे, भाववाचक क्या होगा, लालिमा। मोटा का मोटापा भाव है, हरा का हरियाली भाव है, मीठा का मिठास भाव है, गर्म का गर्मी, कि मुझे गर्मी लग रही है तो गर्मी भाव है ना, सुंदर तो सौंदर्य, सफेद का सफेदी, पीला का पीलापन, वीर का वीरता। अगर मैं बोलूं वीर तो जो वीर है वैसा इसमें आगे, पर वीरता एक भाव है। बुरा का बुराई, जो बुरा है वह तो है ही है, पर बुराई क्या है, एक भाव है। अगला क्या है, क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण। तो क्रिया किसी कार्य का करना या होना, उससे भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण। तो देखो क्रिया शब्दों के अंत में ना प्रत्यय जुड़ा होता है, ये ध्यान रखना। क्रिया शब्द है उसके अंत में क्या होगा, ना प्रत्यय जुड़ा होगा। देखो घबराना, सजाना, मारना, लड़ना, जीतना, भूलना, चुनना, लूटना, थकना, दौड़ना, अर्थात इनके अंत में क्या है, ना प्रत्यय जुड़ा होता है। अब इससे बनाए भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए क्रिया से भाववाचक। तो घबराना क्या होगा, घबराहट। सजाना का सजावट, मारना का मार, लड़ना का लड़ाई, भाव है ना, गुस्सा क्रोध बोल सकते हैं हम इसको। जीतना का जीत, भूलना का भूल, चुनना का चुनाव, लूटना का लूट, थकना का थकावट और दौड़ना का दौड़। तो यह हो गए क्रिया शब्दों से हमने भाववाचक शब्दों का निर्माण कर दिया। एक मिनट को भी आप हो गया। अगला है अव्यय शब्दों से भाववाचक शब्दों का निर्माण। अव्यय क्या होते हैं, तो मैंने शुरू में आपको बताया था कि दो प्रकार के शब्द होते हैं, एक विकारी एक अविकारी। विकारी शब्द कौन से, जिन्हें हम लिंग वचन काल कारक के आधार पर बदल सकें, कौन से होते हैं, तो संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण हमारे विकारी शब्द हैं। एक था अविकारी, जिन्हें हम लिंग वचन काल कारक के आधार पर बदल नहीं सकते। कौन सा था, अव्यय, एक ही था। तो यह क्या है, अविकारी शब्द है। तो अव्यय से भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण। तो तेज का क्या बना सकते हैं, तो तेजी, इसका अर्थ नहीं बदलेगा, सेम ही रहेगा अर्थ, ठीक है। दूर का दूरी, नजदीक का नजदीकी, धीमा का धीमापन, निरंतर का निरंतरता, निरंतरता और शीघ्र का शीघ्रता। ये हो गया आपके अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण। तो हमने पढ़ लिए है, 5 प्रकार से निर्माण पढ़ लिया इनका। किससे, जातिवाचक से पढ़ लिया, सर्वनाम से पढ़ लिया, विशेषण से पढ़ लिया, क्रिया से पढ़ लिया, और अव्यय शब्दों से हमने भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण पढ़ लिया है। तो इसका लो स्क्रीनशॉट, फिर करते हैं आगे। ओके स्क्रीनशॉट, चलो यहां तक आपके संज्ञा पूरी हो गई। अगला टॉपिक हमारा रहेगा सर्वनाम, फिर क्रिया, विशेषण और अव्यय। ये मैं सोच रहा हूं आपको एक एक क्लास में जितना जल्दी हो सके करवा दूंगा, पर आपको मेहनत खुद करनी पड़ेगी। मेहनत में आपसे करवा नहीं सकता। अपने जो कंफर्ट जोन है ना, आपने जो कंफर्ट जोन बना रखा है, एक चीज बताऊं, हम क्या होता है ना कि मान लेते हैं कि ये तो हो ही जाएगा, ये तो मैं कर ही लूंगा, या ये तो मैं बहुत आसानी से क्लियर कर लूंगा। ये होता है कंफर्ट जोन, हमारे दिमाग में हम बना लेते हैं। क्यों बनाते हैं, मान लो मैं अगर क्लास में बैठा हूं, मैं वहां पे फर्स्ट आ रहा हूं, 10 बच्चे बैठे हैं, मैं वहां पे फर्स्ट आ रहा हूं, तो मेरे दिमाग में एक कंफर्ट जोन बन जाएगा कि मैं इनसे फर्स्ट आ रहा हूं तो मैं तो आराम से कर लूंगा। पर ध्यान रहे, आपका कंपटीशन सिर्फ उन 10 लोगों में नहीं है,
आपका कंपटीशन उन लाखों बच्चों से है जो कहीं ना कहीं किसी लाइब्रेरी, किसी कमरे, किसी कोचिंग में बैठ के दिन रात पढ़ाई कर रहा है। आपको उसको भी बीट करना है। अगर आप 5-6 घंटे पढ़ के सोच रहे हो ना कि मैं तो निकाल लूंगा, नहीं होगा भी। उसके लिए आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको आगे और ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। उसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। इसलिए अपने जो कंफर्ट जोन बना रखा है ना कि हमारा तो हो ही जाएगा, उससे बाहर निकलो। जिस दिन आपको ये डर लगा ना कि नहीं कंपटीशन तो और भी ज्यादा है, तब आप शायद और भी अच्छे से करोगे तैयारी। तो इसलिए उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और अच्छे से तैयारी करो, मन लगा के तैयारी करो, ठीक है। उस कंफर्ट जोन को तोड़ दोगे ना, आप एक चैलेंज ले लो कि हाँ आज अगर मैंने 6 घंटे पढ़े तो कल मैं उसको 7 करूंगा कैसे भी करके, अगले दिन उसको 8 करूंगा, अगले दिन उसको 9 करूंगा। धीरे धीरे उसको 10-12 घंटे पे लेके आओ। उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर डेली चैलेंज लो खुद पे कि हाँ आज मैं 3 टॉपिक तो करने ही करने हैं, 4 टॉपिक तो करने ही करने हैं। चैलेंज लो, चैलेंज लेके करो, आसानी से हो जाएगा। उस कंफर्ट जोन को तोड़ दो, आप आराम से क्लियर कर लो, ठीक है। तो मेरी तो यही दुआ है अभी आप जल्दी जल्दी कामयाब हो जाए, ठीक है। तो यहां तक कर लेना भाई, बाकी आपको मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी का धन्यवाद।